एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में अभी तक हमने कुछ लेक्चर्स कवर कर लिए, ठीक है। और यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। हमने एरे सीखा, हमने डेटा टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें हमने सीख ली है। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत एक इजी टॉपिक है, ठीक है। बस इसका आपको थोड़ा फॉर्मेट ध्यान में रखना है, बाकी सब इजी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ हम कुछ आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर आपसे दो चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। एक होता है मेरा कंपाइल टाइम और एक होता है मेरा रन टाइम। बहुत लोगों को इनके इस सब के बारे में पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ये सब होता क्या है। देखो, कंपाइल टाइम का मतलब होता है ना, जैसे आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है। आपने कुछ कोड लिखा और जब आप उसको रन कर रहे हो, जैसे यहाँ से आप रन कर रहे हो, तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम रन टाइम बोलते हैं। मतलब ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनल में रन हो रहा है, तो ये मेरा रन टाइम है, ठीक है। और एक दूसरा होता है मेरा कंपाइल टाइम। मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक कर रहे हो और ये कंपाइल हो रहा है मेरा पूरा कोड, ठीक है। मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है, तो उसको हम लोग कंपाइल टाइम बोलते हैं। तो ये दो चीज आपको, बस छोटी सी चीज है दोनों चीज, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप कोड लिख रहे हो तो आप कंपाइल टाइम, मतलब आपका कोड जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो वो कंपाइल होता जा रहा है। वहां पर आप अगर कुछ, ये जैसे मेरा ये है इंटेंट, तो ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। मतलब आप प्रोग्राम के स्टार्ट में ही इसको डिक्लेयर कर दे रहे हो। अब यहाँ तक आपने लिखा कंट्रोल एस से, मतलब यहाँ तक कंपाइल हो चुका है। और कंपाइल होने वक्त क्या होता है, जैसे ये कंट्रोल एस से आप सेव करते हो ना, देखो यहाँ पर अभी सेव नहीं है, डॉट है, मतलब कंट्रोल एस सेव हो गया, मतलब ये कंपाइल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरे पास ये कंपाइल हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कंपाइल टाइम बोलते हैं। और इसके दौरान क्या होगा, ये जो इंट है ना आपने बनाया, तो ये मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस, 4 बाइट की स्पेस क्या है आपके लिए रिजर्व कर देता है। आपका कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम के दौरान कोई भी वेरिएबल आपने बनाया हो, जैसे यहाँ पर मैंने इंटेन बनाया है, तो उसके लिए इंट मेरा 4 बाइट स्पेस लेता है। तो ये 4 बाइट का स्पेस मेरे लिए रिजर्व कर देता है मेरे मेमोरी में। तो ये कंपाइल टाइम के दौरान जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल को बनाया है वो स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल ही है। तो यहाँ तक कंपाइल टाइम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रन टाइम। मतलब आपने जब यहाँ पर अपने कोड को रन किया, ये मेरा अभी रन हो रहा है, तो ये मेरा रन टाइम है। मतलब रन टाइम के दौरान आपने जो वेरिएबल बनाओगे आप रन टाइम के दौरान जो भी आप वेरिएबल बनाते हो उसको हम लोग डायनामिक वेरिएबल बोलते हैं। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो, व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, when you create a variable during runtime, that variable is called dynamic variable, ठीक है। तो आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड डायनामिक वेरिएबल। तो आप डायनेमिक वेरिएबल का आप डेफिनेशन याद रखना, जब भी आप वेरिएबल एक रन टाइम के दौरान बनाते हो तो वो वेरिएबल को हम डायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। अब ये भी चूंकि एक वेरिएबल है, तो ये भी कुछ स्पेस खाएगा मेमोरी में। जैसे मेरा इंटेन 4 बाइट का स्पेस खाता है, वैसे ही मेरा डायनेमिक वेरिएबल है, वो भी एक स्पेस खाएगा मेमोरी में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डायनामिक वेरिएबल इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी। मतलब डायनामिक वेरिएबल आपका जो भी रहेगा, वो जो भी आपके मेमोरी में स्पेस खाएगा, तो उसको हम डायनामिक वेरिएबल बोलेंगे। उसी तरह अगर स्टैटिक वेरिएबल रहता तो हम उसको स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है मेरे पास, डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आपका स्टैटिक जो मेमोरी है ना, वो प्रोग्राम के एंड तक रहता है, ठीक। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप इंट का जो स्पेस है 4 बाइट, आप उसको कभी भी चेंज करके ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अभी 4 बाइट खा रहा है तो मैं चाहूंगा कि अगले स्टेप में वो 7 बाइट खाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज तो पॉसिबल नहीं, आपको पता है। इंट आपका अगर 4 बाइट लेता है तो वो 4 बाइट लेगा ही लेगा पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो इस टाइप के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, जिनका जो मेमोरी होता है प्रोग्राम में वो फिक्स्ड होता है। पर डायनामिक
वेरिएबल का जो मेमोरी है ना, वो आप अगर चाहो कि अभी ये 4 बाइट खा रहा है तो बाद में वो 6 बाइट खाए, तो वैसा आप डायनामिक वेरिएबल में कर सकते हो, ये पॉसिबल है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, लास्ट सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं द मेमोरी allocated to a dynamic variable during runtime is called dynamic memory allocation। देखो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि चीजें होती कैसे हैं, क्या होती हैं। जैसे एक डायनामिक वेरिएबल को आप कब बनाते हो, ठीक है। फिर स्पेस जो डायनामिक वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग डायनामिक मेमोरी बोलते हैं, सिंपल। फिर द मेमोरी एलोकेटेड टू अ डायनामिक वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब आप जब भी एक डायनेमिक वेरिएबल, एक मेमोरी मेरे पास रन टाइम के दौरान एक मेमोरी उसको एलोकेट की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कीवर्ड क्या है, मेमोरी एलोकेटेड टू अ डायनेमिक वेरिएबल, और सेकंड कीवर्ड है ड्यूरिंग रन टाइम। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आपको डिफाइन अगर आप करोगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को, तो ये दो कीवर्ड बन जाते हैं आपके लिए। ड्यूरिंग रन टाइम आपको बताना जरूरी है, और मेमोरी एलोकेट हो रहा है वो बताना जरूरी है, और किसको भी ऑक्यूपाई हो रहा है, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट किया जा रहा है, ये भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखेंगे। वी यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन, टू इंक्लूड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीएमए लिख दे रहे हैं, ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, आप समझ जाना। तो जैसे मैथ फंक्शन को आपको इंक्लूड करने के लिए आपको मैथ डॉट एच करना है, इनपुट आउटपुट करने के लिए आपको एच टी डी आई ओ डॉट एच करना रहता है, फिर एक स्ट्रिंग फंक्शन के लिए आप स्ट्रिंग डॉट एच करते हो। वैसे ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी एक लाइब्रेरी फंक्शन आता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। दैट इज, वो क्या है आपका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो चीज को, एच टी डी एल आई बी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। फुल फॉर्म में एच टी डी का मतलब स्टैंडर्ड, एल आई बी का मतलब लाइब्रेरी, और डॉट एच तो आएगा ही आएगा। तो आइए हम इसको पहले इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ हम डालेंगे इंक्लूड। अब किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई ये पहले आएगा कि ये बाद में, आप किसी भी ऑर्डर में डालो सब इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड होने से बस मतलब है। तो हम डालेंगे एच टी डी एल आई बी, तो क्या यहाँ पर सजेशन आ गया, इसको एंटर करेंगे, ले लिया। अब आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी यहाँ पर एलोकेशन वगैरह कर सकते हो, वो सारी आप चीजें कर सकते हो यहाँ पर। तो अब जो मेरा यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि ये लाइब्रेरी फंक्शन है, तो फंक्शंस का मतलब कुछ यहाँ पर अब फंक्शंस आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देयर आर 4 डीएमए फंक्शंस। इसका मतलब क्या, आपके पास 4 डीएमए फंक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, 4। पहला हम डिस्कस करते हैं, हमारा है मैलॉक। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी एलोकेशन। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन, शॉर्ट में हम इसको, आप जब यूज करोगे तो यहाँ पर आप मैलॉक ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है मेरा कैलॉक। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। तो ये होता है मेरा कैलॉग। अभी हम इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब का फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है लिखने का, तो वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे। पर फिलहाल आप देख लो ये सारी चारे फंक्शंस होते क्या है। फिर एक होता है मेरा फ्री फंक्शन, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, फ्री मतलब फ्री, सिंपल। और लास्ट फंक्शन मेरा होता है रीएलॉक। इसका मतलब क्या होता है, रीएलोकेशन। तो ये 4 मेरे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है मेरा कैलॉग, फिर दूसरा होता है मेरा पहला होता है सॉरी मैलॉग, फिर कैलॉग, फिर फ्री, उसके बाद रीअलॉग। तो ये सारे जो है मेरे फंक्शंस हैं। अब देखो, हम पहले मेमोरी एलोकेशन को मतलब मैलॉग को कवर करने वाले हैं। मैलॉग, इसको लिखने का सिंटेक्स पहले आप लिख लो, सिंटेक्स। आप देखो, ये जो बात है कि अगर आप मैलॉग बनाओगे तो उसको किसी चीज में स्टोर कराना होगा भाई, वो चीज को। और वहां पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। हम वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं डीएमए फंक्शंस क्रिएट अ पॉइंटर
ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जो डीएमए फंक्शंस है ना, वो पहले एक पॉइंटर क्रिएट करेगा, मतलब आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है, वो पॉइंटर को ही रिटर्न करने वाला है। और उस पॉइंटर का टाइप क्या होता है, वॉइड। हम लिख देते हैं डीएमए फंक्शंस क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड, ठीक है, ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। तो अब देखो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, आप एक पॉइंटर बनाओगे। तो पॉइंटर बनाने का आपको पता है क्या होता है, इंट यहाँ पर डालोगे पीटीआर, बस एक पॉइंटर बन गया। अभी किसी का एड्रेस नहीं देना है यहाँ पर। तो आप पहले एक पॉइंटर बनाओगे, तो हम यहाँ पर पहले पहले लाइन में लिखते हैं यहाँ पर डेटा टाइप, डेटा टाइप। और इसको हम क्या करते हैं ना, इसको सबसे ऊपर कर देते हैं, बिकॉज ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हर जगह ये काम आने वाला है, चाहे वो कैलोक हो, मैलोक हो, फ्री हो, रीएलोक हो, तो सब जगह वो काम आने वाला है। तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। फिर आपको पता है कि स्टार देना पड़ता है, उसके बाद आपको पॉइंटर का अपना नाम देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंटर नेम और एक सेमीकोलन। तो ये मेरा सिंटेक्स होता है पॉइंटर बनाने का। तो पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा कैलॉग मैलॉग फ्री और रीएलोक को यूज करने के लिए, बिकॉज यही ऐसा एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही हम मैलॉग को डिफाइन करेंगे, उसको असाइन करेंगे, रीएलोक करेंगे, फ्री वगैरह इसी से करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेरा सिंटेक्स हमारा मैलॉग का क्या होता है। पहले आप डालोगे अपना पॉइंटर का नाम, सबसे पहले पॉइंटर नेम, जो भी आपने यहाँ पर पॉइंटर बनाया है उसी पॉइंटर का नाम डालोगे। और आपको पता है एक बार आपने पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ स्टार से डिनोट कर दिया तो आपको हर जगह वो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है क्या मेरा, उसके बाद आप लिखोगे मैलॉग। उससे पहले भी एक चीज आता है पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, मैलॉग। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लो आपको एक यहाँ पर पहले एक सिंटेक्स लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। और अभी आपको साइज ऑफ का भी काम पड़ेगा, यहाँ पर साइज ऑफ का, साइज ऑफ, और यहाँ पर डेटा टाइप। ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है उसको भी हमें अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पता है। यहाँ पर आप डालोगे सीधा सीधी साइज, और ये मेरा सिंटेक्स है। इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट। और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज साइज ऑफ के बारे में अब हम आपको बताते हैं। साइज ऑफ फंक्शन, देखो तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है ना, कि आपको साइज बताता है। कोई भी डेटा टाइप का अगर आपको चेक करना है कि उसका कितना साइज होता है, तो आप साइज ऑफ फंक्शन से उसे चेक कर सकते हो। जैसे अगर हमको चेक कराना है कि मेरा जो इंट है उसका साइज क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर क्या डालेंगे, साइज ऑफ, और ब्रैकेट में डालेंगे किसका साइज तुमको चेक करना है, हमको इंट का चेक करना है। तो हमने यहाँ पर इंट लगा दिया। अब इसको देखते हैं प्रिंट करा के, 4। तो मैंने आपको बताया था कि इंट डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट का स्पेस खाता है, तो यहाँ पर 4 मतलब 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। तो साइज ऑफ फंक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाई ये करता क्या है। ये किसी भी डेटा टाइप का आपको साइज बता देता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर और किसी का देखना चाहें, जैसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मेरा फ्लोट का, उसके बाद यहाँ पर हम देखना चाहते हैं हमारा डबल का, तो हम डबल भी लिख देते हैं। उसके बाद हमको कैर का भी देखना है, तो कैर। अब आपको यहाँ पर देखो, अब किसी को ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा परसेंटेज डी वगैरह, बिकॉज भाई ये क्यों चेंज होगा, ये साइज आपका किस में रिटर्न करने वाला है, आखिरकार इंटीजर में, बाइट आपका इंटीजर में होता है। तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज डी है, क्योंकि ये साइज रिटर्न करता है, आपको कुछ भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है। तो अब देखो, इंट मेरा 4 बाइट ले रहा है, फ्लोट भी आपका 4 बाइट लेता है, डबल आपका 8 बाइट लेता है, कैर आपका 8 बाइट लेता है, सब सही वेरीफाइड। तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि आपका साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, आपको साइज बताता है किसी भी डेटा टाइप का। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं, ये क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइज ऑफ, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप लिख देते हैं, साइज ऑफ फंक्शन टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द डेटा टाइप। ये इंपॉर्टेंट चीज है। साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, आपको बताता है कि आपका डेटा टाइप का साइज क्या है। तो इसको हम कर देते कमेंट आउट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं बताना भूल गया, पर आया तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तो और ये पॉइंटर क्रिएशन तो आपको पता ही होता है। अब मैलो का मैंने सिंटेक्स लिख लिया है। मैंने क्या लिखा है, पॉइंटर नेम, जो भी आप यहाँ पर पॉइंटर बनाओगे, उसके बाद आप मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर साइज, मतलब साइज अभी हम आप बाद पे आते हैं, ठीक। साइज अगर आप जो भी दोगे, मतलब यहाँ पर हम समझा ही देते हैं, मान लो अपने यहाँ पर 5 दे दिया, और साइज ऑफ
यहाँ पर मान लो आप चाहोगे कि इंट, मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ, सपोज कर लो यहाँ पर अभी के लिए इंट। तो साइज ऑफ इंट क्या होता है, साइज ऑफ इंट क्या होता है, 4 होता है भाई। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरे पास 20, हम यहाँ पर लिख देते हैं साइज ऑफ इंट क्या हो जाएगा 4, और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर मेरे पास 20 बाइट्स का एक मेमोरी स्पेस आ जा रहा है। अब बाइट क्यों, क्योंकि आपका साइज ऑफ इंट क्या रिटर्न कर रहा है 4 बाइट, और 4 बाइट इंटू 5 करोगे तो 20 बाइट हो जाएगा। तो मेरे पास अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर हम एक स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा एक एरे जैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका साइज इसका रहेगा 20 बाइट, और इसका डेटा टाइप क्या है मेरे पास, अभी मेरे को पता नहीं है इसका डेटा टाइप, ठीक है। वो बस आपने स्पेस बनाया, वो जो भी आपने लिखा था, यहाँ पर क्या हमने लिखा था, देखो ये आपने जो भी लिखा था 5 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, तो ये आपने अगर यहाँ पर इंट रखा ना, मान लो सपोज कर लो यहाँ पर आपने इंट रखा, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका जो ये भी स्ट्रक्चर बनेगा ये एक इंट डेटा टाइप का होगा, ये एकदम जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, और ये डायग्राम भी अभी गलत है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। ये 20 बाइट का स्पेस बन जाएगा यहाँ पर, इसको हम हटा लेते हैं अभी के लिए, इसको हम हटा लेते हैं। ये एक 20 बाइट का स्पेस बन जाएगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, समझ कर लो। यहाँ पर 20 डब्बे नहीं है यहाँ पर, मतलब सपोज कर लो यहाँ पर 20 डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर 20 डब्बा है। तो मेरे पास यहाँ पर 20 स्पेस यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 बाइट का मेमोरी स्पेस बन जाएगा, और ईच स्पेस का 1 बाइट मेरे पास फिक्स होगा। तो ये एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें आपका 1 बाइट का स्पेस हो रहा है 20 बाइट्स के लिए। तो ये आपका याद रखना, हमेशा ये पार्ट क्या करता है ना, आपका साइज बताता है कि कितना साइज हमको लेना है, आपका जो मैलोक होगा वो कितना साइज रिजर्व करेगा। तो आपको बता दिया यहाँ पर 20 बाइट्स, 5 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट क्या है आपके पास 4, और 4 इंटू 5 करोगे तो 20 बाइट्स। तो आपका 20 बाइट्स मेमोरी आपके स्पेस में रिजर्व हो जाएगा। तो ये बताता है बस आपका साइज, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपका साइज बताता है हमेशा। अब अगर आपको यही जो आपका एक एरे बन गया, एक एरे ही है सपोज करो, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक एरे जैसा ही होता है, इसका भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, और 20 स्पेस का है तो 19 तक जाएगा। अब मान लो अगर इसको क्या करना है, अब आपको ये जो आपका एरे बन गया, इसको आपको अगर इंट में कर देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और डब्बा ऐड करोगे, और यहाँ पर लिखोगे टाइप कास्ट। टाइप कास्ट लिखने के बाद एक स्टार लोगे यहाँ पर, ये सिंटेक्स है। अब देखो टाइपकास्ट में सपोज कर लो आपने यहाँ पर इंट दे रखा है, यहाँ पर आपने इंट दे दिया, और साइज को आपने बता दिया 5, और डेटा टाइप आपने दे दिया इंट, ये दे दिया आपने। तो इससे क्या होगा, आपका पहले तो एक 20 स्पेस का मेमोरी बन जाएगा 20 बाइट्स का, इससे 20 बाइट्स का। अब सपोज कर लो यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि कितना स्पेस यहाँ पर खाएगा। अब ये 16 बाइट्स का स्पेस खाएगा, क्यों, क्योंकि आपका साइज ऑफ इंट तो 4 है, अब 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आएगा, तो ये 16 बाइट्स का मेमोरी मेरे पास खा रहा है, तो उसको वापस 5 कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब चूंकि आपने इसको टाइपकास्ट इंट में कर दिया है ना, तो ये जो 20 बाइट्स का मेमोरी है वो इंट के हिसाब से 4 4 4 4 बाइट में बट जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी ऐसा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, पर डालते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब ये 20 बाइट्स खा रहा है, कैसे, यहाँ पर 4 बाइट ये खा लिया, यहाँ पर 4 बाइट ये, यहाँ पर 4 बाइट ये, यहाँ पर 4 बाइट ये, यहाँ पर 4 बाइट ये। तो एक तरह से समझ लो ये जो आपका 20 बाइट्स का जो मेमोरी था, आपने उसको टाइपकास्ट कर दिया इंट में, तो ये जो 20 है, एक बाइट एक इंट कितना खाता है स्पेस 4 बाइट। तो वो जो 20 बाइट्स था वो 4 4 बाइट में बट गया, यहाँ पर देखो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, मतलब अब इसके अंदर आप चार, सॉरी 5 इंटीजर्स क्या स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ इसको, कि ये कैसे होता है। तब हम इसको बना के भी देखते हैं, बिकॉज जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पॉइंटर बनाना है, तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं इंट ptr। ठीक है, हमने एक पॉइंटर बना लिया। अब पॉइंटर नेम आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइपकास्ट करना है। हम इसको टाइपकास्ट करना चाहते हैं इंट में, तो हमने यहाँ पर रख दिया इंट स्टार। उसके बाद हम डालेंगे हमारा मैलॉक, उसके बाद हम साइज डालेंगे, हम डालते हैं 5 इंटू साइज ऑफ इंट। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा, ये सेव हो गया मेरा। अब मेरे मेमोरी में
एक 20 बाइट्स का स्पेस एलोकेट हो गया मुझे ड्यूरिंग रन टाइम हो गया, लेकिन अभी एलोकेट नहीं हुआ। जब मैं इसे रन करूंगा ना, देखो अभी मैं यहाँ पर मैंने इसे रन किया, अब एलोकेट हुआ होगा जाके। तो ये रन टाइम में होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे 20 बाइट्स का स्पेस मेरे पास आ गया है। अब ये इंट चूंकि आपने यहाँ पर टाइपकास्ट इंट कर दिया है, तो ये 20 को 4 में डिवाइड कर देगा। अब सपोज कर लो आपने यहाँ पर रखा होता फ्लोट, तो ये क्या करता, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, तो ये 20 को 4 4 में बांट देता, मतलब यहाँ भी 5 आता। अब सपोज कर लो आपने यहाँ पर कर दिया होता कैर, कैर मेरे पास एक स्पेस खाता है, तो यहाँ पर 20 लेंथ का मेरे पास एरे बन जाएगा, बिकॉज कैर मेरा 1 बाइट लेता है और आपका टोटल स्पेस 20 है। तो आपका टोटल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, 20/1 यानी कि 20 एलिमेंट्स। अब अगर आपने यहाँ पर कर दिया डबल, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्पेस आ जाएगा, 8 और 8 16, अब बचा 4 स्पेस, क्या होगा, वो यूजलेस रह जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप। तो हम वापस इसको इंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो क्या है, अब स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट भी दे देते हैं। तो इनपुट आप कैसे दोगे, जैसे एरे में देते हो पॉइंटर का 0th पोजीशन पे, बिकॉज आपका ये जो पॉइंटर है कहाँ पॉइंट करता है बाय डिफॉल्ट आपको पता है, एरे का 0th इंडेक्स पे। तो हमने यहाँ पर 0 डाल दिया, यहाँ पर मान लो हमको इसमें 1 डालना है। उसके बाद उसी तरह हम यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया 3। तो देखो अब मेरा जो ये जो एरे होगा ना, इसमें 1 2 3 4 5 आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरा एरे है जो कुछ ऐसा दिखने वाला है, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ ये एरे टाइप का स्ट्रक्चर मेरा पास बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप चाहोगे तो इसको पूरा को आप क्या करा सकते हो, आउटपुट भी करा सकते हो सेम तरीके से। तो हम इसको आउटपुट भी कराते हैं यहाँ पर। अब आउटपुट कराने के लिए या तो आप printf फंक्शन को 5 बार लिखो, या तो आप लूप बना लो। तो हम लूप बनाएंगे, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। int i इक्वल टू 0 डालेंगे, i इज लेस देन 5 डालेंगे और i प्लस प्लस डालेंगे। उसके बाद printf करा देंगे हमारा परसेंटेज d स्लैश n कॉमा डाल के ptr i, कंट्रोल एस से अब इसको रन करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 जो भी आपने नंबर डाला था यहाँ पर 1 2 3 4 5, वो मेरे पास आ चुका है। तो ये होता है मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आप रन टाइम के दौरान मेमोरी एलोकेट कर रहे हो अपने डायनेमिक वेरिएबल को। तो आप, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कैलोक और कैसे काम करता होगा। अब देखो ये जो इनपुटिंग है ना, आप यूजर से भी ले सकते हो। हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, बिकॉज ये एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर है। और इनपुटिंग करने के लिए फिर से हम एक लूप बनाएंगे, int i इज इक्वल टू 0 डालेंगे, i इज लेस देन 5 डालेंगे और i प्लस प्लस डालेंगे। उसके बाद क्या करा लेंगे, अपना scanf करा लेंगे, यहाँ पास परसेंटेज d, और यहाँ पे डालेंगे एड्रेस ऑफ ptr i, कंट्रोल से सेव। और यहाँ पर आउटपुटिंग के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, आउटपुट आउटपुट स्लैश। ठीक, चलो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर यूजर्स इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो एंटर 5 एलिमेंट्स लेने हम करते हैं, मान लो इस बार 5 4 3 2 1। अब देखो 5 4 3 2 1 आउटपुट भी मेरे पास आ चुका है। तो ऐसे करके आप क्या है कि अपने मेमोरी में स्पेस बना सकते हो, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपने चाहा कि यहाँ पर भाई मेरा साइज जो हो जाए वो हो जाए 10, तो अब कितना बाइट का स्पेस आएगा, 10 इंटू 4 यानी कि 40। तो इसमें आप टोटल मेरे पास 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 डालेंगे और यहाँ पर भी हमारा 10 डालेंगे, बस हो गया। अब आप रन करो फिर से। अब हम यहाँ पे डालेंगे सपोज कर लो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट भी आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसा करके आप ये चीज अचीव कर सकते हो। तो इसको अब हम कर देते हैं यहाँ तक कमेंट आउट। हमने कमेंट आउट कर दिया और इसको भी मैलो को भी कमेंट आउट कर देते हैं। पॉइंटर आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पॉइंटर आपका रहना ही रहना चाहिए। अब ये हो गया मेरा मैलॉक। अब समझते हैं हमारा कैलॉग का सिंटेक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, बस कंट्रोल डी और इसको नीचे ले आते हैं, बिकॉज हम करते हैं क्या, स्मार्ट वर्क।
और यहाँ पर बस अपना m को हटा के कैलॉग कर देंगे, ये सब चीज सारा सेम रहेगा मेरा। और ये इसका सिंटेक्स भी एकदम डिट्टो सेम यही चीज रहता है, इसका भी सिंटेक्स। तो अब देखो हम एक बनाते हैं कैलॉग के लिए, तो हम डालेंगे अपना ptr जो हमने रखा है, उसको अब हम करेंगे टाइपकास्ट इंट में, फिर उसको करेंगे कैलॉग कैलॉग। उसके बाद अपना डालेंगे साइज, मान लो हम फिर से डालते हैं 5, और यहाँ पर हम डालेंगे साइज ऑफ, और यहाँ पर इंट। अब देखना यहाँ पर मैं बस एक चीज करूंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैलॉग करता क्या है। बस एक चीज मैं यहाँ पर करूंगा, मैं बस यहाँ पर आउटपुट कराऊंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम आउटपुट करा देंगे परसेंटेज b स्लैश। यहाँ पर देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, सेव कर लेते हैं पहले तो। एरर मेरे पास ये है कि सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इनटू नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पर एक कॉमा होता है। देखो एरर हट गया, यहाँ पर बस एक चेंज आता है, आपका इनटू नहीं, मैंने यहाँ पर डिटो कॉपी पेस्ट कर दिया था, बस इसलिए एरर आ गया। यहाँ पर कॉमा होता है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर एक इनटू आता था, यहाँ पर एक कॉमा आ जाएगा। तो देखो ये क्या करेगा, सेम चीज मैलॉक की तरह ये मेमोरी स्पेस कर देगा 5 साइज का, जिसका साइज ऑफ इंट मतलब 20 बाइट्स, और इंट है तो 4 बाइट का 5 मेमोरी स्पेस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बस आउटपुट कराते हैं। देखो ये चीज, अब आपको आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये करता क्या है कैलॉग। ये 5 अपने एक एरे बनाया होगा यहाँ पर, ये एरे, तो ये बस क्या करेगा ना, सिंपली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 रख देगा सब जगह। कैलॉग मेरा यही करता है, ये साइज बना के बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर कर देगा, लेकिन मैलोक ये चीज नहीं कर सकता है। जैसे हम मैलोक के लिए देखते हैं यहाँ पर, मैलोक वाला लाइन कहाँ गया, यहाँ गया, और इसको हम ले आते हैं अपने प्रोग्राम में, इन सारों को ले आते हैं, कंट्रोल एस सेव, और इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पर मेरा बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये सब हमने डाला भी नहीं था, ये सब मेरा गार्बेज वैल्यू दे रहा है। इसलिए मैलोक ये चीज नहीं कर सकता, लेकिन कैलोक ये चीज कर सकता है, वो स्पेस भी बनाएगा और बाय डिफॉल्ट 0 डाल देगा, जो हमें समझ में आएगा। पर ये भाई ये क्या रबिश है भाई, ठीक है, तो ये गार्बेज वैल्यू डाल देता है मैलोक। तो आपका कैलोक ये काम कर सकता है अच्छे से, वो एक मेमोरी स्पेस बनाएगा और उसमें बाय डिफॉल्ट वो 0 स्टोर करा देगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब फिर अगर आप बाद में चाहोगे उसे चेंज करना, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैलॉग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्टोर्स स्टोर्स 0 इन ईच मेमोरी स्पेस, मतलब वो हर एक मेमोरी स्पेस में बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर कर देता है। तो ये है मेरा कैलॉग, सबसे सिंपल। बस आपको मैलो का कैलॉग में एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस है कि यहाँ पर कॉमा आ जाता है, वहां पर इंटू आ जाता है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने मैलोक और कैलोक को देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना देखते हैं फ्री फंक्शंस। फ्री, और यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में पॉइंटर का नाम आएगा, पॉइंटर नेम। अब देखो फ्री को थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक चीज करते हैं यहाँ पर, एक चीज पहले समझते हैं। आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, बस ये अंदर होना चाहिए, पर हम समझने के लिए इसको बाहर लिख रहे हैं फिलहाल के लिए। ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, इंट एन एक स्टैटिक वेरिएबल है। और यहाँ पर ये वाला जो है पॉइंटर, जो मेरा है ये पॉइंटर आपने बनाया, ये मेरा डायनामिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल का क्या खासियत है ना, जो आपका कंपाइलर है, जो सी का कंपाइलर है, अगर मेरा प्रोग्राम सपोज कर लो ये 1000 लाइन का है, मतलब ये 1000 या उससे ऊपर 1 लाख 2 लाख लाइन का है, वैसा समझ लो, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इसका जो यूज है इन 10 का, वो कुछ ही लाइनों में है, और बाद में उसका यूज भी नहीं है। मतलब सपोज कर लो आपने बस इन 10 का यूज किया है एक स्वैपिंग के लिए, तो स्वैपिंग के लिए आपको कितना ही लाइन लगता है, एक इन टेम्प बनाते हो और उसको बस एक लाइन में यूज करते हो। तो उसके लिए जो वो स्पेस खा रहा है 4 बाइट का, ये जो इंट है वो 4 बाइट का जो स्पेस खा रहा है, कंपाइलर क्या करता है, इसको खुद से ये स्पेस को बाद में हटा देता है, स्टैटिक
रन के दौरान, कंपाइल के दौरान जो ये स्पेस क्रिएट हुआ था, आपका कंपाइलर जब देखता है कि इसका जहां पर से इसका यूज बंद हो गया है, तो उस पॉइंट से क्या करता है ना, वो स्पेस जो 4 बाइट्स का इसने ले रखा था उसको वो हटा देता है बाय डिफॉल्ट। तो आपका एक होता है कि स्पेस बच जाता है आपके प्रोग्राम में, प्रोग्राम आपका फिर कम स्पेस खाएगा। तो ये स्टैटिक वेरिएबल के लिए बस पॉसिबल है, डायनामिक वेरिएबल के लिए कंपाइलर ये चीज नहीं कर पाता है। आपने यहाँ पर 20 बाइट्स का स्पेस, 40 बाइट्स का स्पेस जो यहाँ पर आपने बना रखा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं और इन सारों को यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर आपने जो 40 बाइट्स का जो आपने स्पेस बना रखा है ना, कंपाइलर इसको नहीं हटा पाएगा खुद से, तो आपको इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो ये स्पेस खाता रहेगा। ये आपने कहीं यहाँ पर सपोज करो बस इतना पार्ट में यूज किया है, बाद में हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो इसको हटाना हमारे लिए जरूरी पड़ता है, नहीं तो 40 बाइट्स का एक्स्ट्रा स्पेस आपके प्रोग्राम में आएगा, तो उससे क्या होता है, आपका कोड का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो हम इसको फ्री पॉइंटर की मदद से करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डालेंगे बस अपना फ्री और पॉइंटर का नेम जो कि है ptr, बस मेरा स्पेस फ्री हो गया भाई। ये जो स्पेस इसने ले रखा था पॉइंटर का 40 बाइट्स का, यहाँ पर ये फ्री हो चुका है। तो सबसे इजी, ये तो सबसे इजी होगा भाई, ये सबको पसंद आएगा। बस फ्री करने के लिए आपको फ्री पीटीआर लिख दो, बस खत्म। वो 40 बाइट जो भी इसने स्पेस ले रखा है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, इस फ्री पॉइंटर को एक बार देख लेते हैं भाई कि ऐसा इसका यूज क्या है, ऐसे मतलब इसका यूज क्या है। देखो ये हमने एक पहले ही से बना रखा था पॉइंटर, उसको हमने 20 बाइट्स का मेमोरी स्पेस दिया था। अब हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पर बस समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर जीरो की जगह मैं क्या करूंगा, वन स्टोर कर दूंगा, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे वन। और फिर उसको प्रिंट एफ करा देंगे। यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, %d/n, और यहाँ पर डालते हैं अपना पॉइंटर जीरो। मतलब देखेंगे इसका जीरो इंडेक्स पे क्या है, और सेम चीज हम करेंगे पॉइंटर को फ्री होने के बाद। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये देखोगे तो ये सारा मेरा खाली रहेगा, ये सारा मेरा खाली रहेगा, और यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा मेरे पास, वन। तो आप देखो, जब आप शुरू बार में इस अपने जीरो इंडेक्स पे वन रखा हुआ है, तो आप जब आप प्रिंट कराओगे तो वो वन आउटपुट में दिखाएगा। और ये फ्री होने के बाद हम देखेंगे कि जीरो इंडेक्स पे क्या है। तो उसको हम रन करते हैं एक बार। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम ये वन है, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमने प्रिंट कराया था वन, तो ये वन आ गया। अब आपने फ्री कर दिया, यहाँ पर देखो ये फ्री हो गया पॉइंटर। अब ये क्या आ रहा है, ये एक रैंडम मतलब गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है, इसका मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। अब वैल्यू नहीं होने का मतलब गार्बेज वैल्यू। तो इससे आपने देखा कि यहाँ पर मेरा जो फ्री पॉइंटर है, फ्री वाला फंक्शन है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपको जब भी अपना मेमोरी फ्री कराना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ फ्री पॉइंटर भाई समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस पॉइंटर फ्री कराना रहता है तो आप करा सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ, वो है मेरा रीअलोक। रीअलोक क्या करता है, इट रीएलोकेट्स, मतलब आपका जो मेमोरी आपको उसको बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हम यहाँ पर वैसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ द डायनामिक वेरिएबल। मतलब ये आपका जो भी डायनामिक वेरिएबल होगा ना, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा ये रीअलोक। तो उसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि भाई इसका सिंटेक्स आखिर होता क्या है। हम यहाँ पर डालेंगे सिंपली अपना पॉइंटर का नाम, और उसके बाद लिखेंगे रीएलोक यहाँ पर, और उसके बाद डालेंगे अपना न्यू साइज। यहाँ पर डालेंगे न्यू साइज, इसको ऐसे लिख देते हैं, न्यू साइज। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आएगा अपना पॉइंटर का नाम, पॉइंटर का नाम, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंटेक्स। आप क्या डालोगे, जो भी पॉइंटर का आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, और फिर उसको रीएलोक को यूज करो, अपने पॉइंटर का नाम दो और नया साइज दे दो। अरे यार, तो ये करना है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बनाया था इसको हम रीएलोक करते हैं। अब इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हम रीएलोक करके देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे अपना पॉइंटर का नाम जो कि है पीटीआर, फिर अपना डालेंगे रीएलोक, उसके बाद पॉइंटर का नाम जो कि है पीटीआर कॉमा। अब हम चाहेंगे इसका स्पेस जो है यहाँ पर 5 स्पेस का है, तो अभी ये 8 स्पेस का बन जाए, मतलब 8 × 4 24 स्पेस का ये बन जाए, 8 × 4 32 स्पेस का बन जाए, सॉरी। तो ये क्या है ना, अब
ये जो साइज है देखो, यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं खाना है। यहाँ पर ये जो 8 है ना, वो ये वाला के बराबर है। मतलब यहाँ पर आपने 5 स्पेस बनाया था, तो आप इसको 5 से हटा के यहाँ पर 8 इंटू साइज ऑफ इंट करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ बस 8 लिखना। बस ये मेरा जो स्पेस है वो ले लेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैलॉक, नहीं यहाँ पर मैलॉक नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं बिफोर री एलोक स्लैश एन, और यहाँ पर हम डालेंगे अपना फॉर int I is equals to 0, I is less than 5, I plus plus, और printf कराना चाहेंगे परसेंटेज d स्लैश n, यहाँ पे डालेंगे अपना ptr I। तो आपको पता है, अभी तक देखो ये पूरा प्रोग्राम मेरा कमेंट के अंदर है, तो आपको पता है कि अभी इसमें कुछ स्टोर नहीं है, कुछ स्टोर नहीं है मैलोक के अंदर, तो यहाँ पर 5 गार्बेज वैल्यू आएगा। और सेम चीज यहाँ पर करते हैं, इसको अब नीचे ले आते हैं, रीएलोक के नीचे, यहाँ पर रीएलोक होने के बाद यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर रीएलोक, और इसका साइज आपको देना पड़ेगा 8, बिकॉज अब इसका साइज जो है वो 8 हो चुका है। और इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो, ये रीएलोक होने के पहले का 5 है और ये रीएलोक होने के बाद का 8 है। इसको रन करते हैं। अब देखो, बिफोर रीएलोक कितना वैल्यू है, यहाँ पर 5 वैल्यूज है, ध्यान से देखो। यहाँ पर बिफोर रीएलोक आपके पास 5 वैल्यूज है, उसके बाद देखो आफ्टर रीएलोक यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद आफ्टर रीएलोक में देखो कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। अभी गार्बेज वैल्यू ही आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल के आपको नहीं दिखाया, बट आपको इससे ये पता चल गया कि भाई यहाँ ऊपर 5 वैल्यूज आ रहे हैं बिफोर रीएलोक, और आफ्टर रीएलोक होने के बाद 8 वैल्यूज आ रहे हैं। तो इससे मेरा प्रूफ होता है कि रीएलोक जो है वो क्या करता है, आपका मेमोरी को रीएलोकेट कर देता है। तो आई होप आप लोगों को रीएलोक समझ में आया होगा। इससे आप क्या कर सकते हो, आप रीएलोकेट कर सकते हो अपने मेमोरी को। और इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, कर लेते हैं कमेंट आउट। तो ये था मेरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये मेरे 4 फंक्शन थे, चारों फंक्शंस के मैंने आपको काम बता दिए कि कैसे क्या कौन चीज क्या करता है। उसके लिए आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। मैलोक आपका मेमोरी एलोकेट कर देता है, आपको जितने बाइट का भी चाहिए। उसका सिंटेक्स ये है। फिर कैलो क्या करता है, सेम चीज करता है, मैलोक के काम ही करता है, लेकिन बस यहाँ पर वो 0 से इनिशियलाइज कर देता है। फ्री आपका यही जो डायनामिक मेमोरी स्पेस आपने यहाँ पर बना रखा है, आपने जो रायता फैला है उसको साफ करने के लिए है। फिर रीएलोक मेरा क्या करता है, रीएलोकेट कर देता है। आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो आप कर सकते हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होता है मेरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इस पे मैं बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करना, फिर उसके आंसर भी आ जाएगी जल्दी ही। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सीरीज को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।